स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ क्लास 11th और नीट और जेई के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत होती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनमें कि एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक होता है 16-8 और एक होता है ऑक्सीजन 18-8। तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इनके एटॉमिक नंबर सेम है और इनके एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। एक डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट आती है, उसे कहते हैं आइसोबार। आइसोबार आर दोज एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक वेट बट दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, Ca का 40 है एटॉमिक वेट और आर्गन का भी एटॉमिक वेट 40 है, लेकिन इन दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, Ca का 20 और आर्गन का 18। तो ये आइसोबार कहलाएंगे। तीसरी डेफिनेशन होती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब है जिन दो एटम्स में न्यूट्रॉन्स एक से होंगे उन्हें आइसोटोन कहते हैं। अगर Ca 40-20 देखें या पोटेशियम 39-19, तो हम देखते हैं कि दोनों केसेस में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इफ टू और मोर एटम्स possess इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इसके अलावा चौथी डेफिनेशन हम सीखते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑल दोज स्पीसीज विच possess द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Na पॉजिटिव अगर हम कंसीडर करें तो Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और Mg पर अगर डबल पॉजिटिव लगा दें तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं दो एटम्स के अंदर, दो स्पीसीज के अंदर। इसी प्रकार से मेरी अगली डेफिनेशन आती है आइसोडाइफर्स, जिनके मॉलिकुलर वेट सेम होते हैं। बहुत आसान तरीका है इन्हें समझने का। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट 44 है और N2O का भी मॉलिकुलर वेट 44 है, तो ये आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। इसके अलावा किसी भी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हो तो जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को हम घटा दें, एटॉमिक वेट में से यदि हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि Ca पर डबल पॉजिटिव है, कैल्शियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन उतने कम कर देंगे। जैसे कि Ca के एटम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Ca डबल पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि क्लोरीन पर एक नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, तो Cl में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव लेकर के वो 18 हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी removed with the positive charge and electrons must be added to the atomic number with the negative charge। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं। अगले जो मेन पॉइंट्स हैं, एक ये है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कौन से मेथड से डिस्कवर हुआ है। तो क्योंकि MCQs की संख्या बढ़ जा रही है आजकल, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो डिस्कवर होता है वो एस्टन्स मेथड से डिस्कवर हुआ है। And the charge of the electron is determined by Mulliken's oil drop experiment। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो डिटरमिन होता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाई Mulliken's oil drop experiment से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल पाते हैं। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एस्टन्स स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया है लैब में पहली बार। और इसके बाद अगर हम देखें तो नील बोर मॉडल से काफ़ी सवाल आते हैं। तो एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 फोर्स लगते हैं। एक एट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द प्रोटॉन्स एंड दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द आउटसाइड। इट इज़ अप्लाइड ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ द फोर्सेज, बाहर की तरफ लगने वाला mv²/r और न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला kq1q2/r², दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टेशनरी रहती है, ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। और नील्स बोर उसके बाद ये कहना चाहते हैं
कि किसी भी एटम में 7 ऑर्बिट्स होंगे, चाहे उनमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। इवन इफ वी कंसीडर द स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन, देन वी फाइंड दैट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एंड which will be rotating around the nucleus in the first orbit, then the remaining 6 orbits will be vacant or empty. It means that हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम में भी 7 ऑर्बिट्स हैं, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी कम होगी, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज ऑल्सो इंक्रीज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और अगर उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दी जाए, एनर्जी दे दी जाए, देन इट इज एक्साइटेड टू द हायर ऑर्बिट, और वो एक्साइट होकर के किसी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और हायर ऑर्बिट में आकर के वो ये प्रोसेस एक्साइटमेंट है। और जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना बंद कर देंगे, देन द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड इट लूजेज ऑल द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। और नील बोर में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh/2π। एक इन्होंने रेडियस का फार्मूला दिया है, r इज इक्वल टू 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। सिमिलरली एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला नील बोर ने दिया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 z²/n²। जूल में ये एनर्जी आती है, और अगर इस फार्मूले से एनर्जी निकालेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन की होगी, और अगर उस एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर मोल। और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, और हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैसे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और इसके अलावा नील बोर मॉडल के मेन पॉइंट्स, एटम इज न्यूट्रल, इट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसके अलावा रदरफोर्ड वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द नील बोर मॉडल। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वो नील बोर मॉडल पर ही बेस्ड है। अगर नील बोर के कंसेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट ना हो, तो मैं हाइड्रोजन या किसी भी और एलिमेंट का स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकता हूँ। बोर मॉडल इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम और टू गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट। अपने अगले वीडियो में मैं आपको स्पेक्ट्रम टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपनी बना करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।